राजीव गोदारा चंडीगढ़ में हैं। आप भी आम आदमी पार्टी के दौर में रहे, हरियाणा के इंचार्ज रहे, अ, वकील भी हैं, देश के तमाम जन आंदोलनों के मित्र भी हैं और चिंतक विचारक हैं, टिप्पणीकार हैं। 2 विशेष कारणों से आपके पास आया राजीव भाई मैं। एक तो इसलिए कि आप पंजाब की खबर रखते हैं और सब लोगों के मन में सवाल रहता है कि अच्छा अब इसके बाद क्या? पंजाब में क्या होगा? लेकिन दूसरा कुल मिला के आम आदमी पार्टी पर क्या इसका असर होगा? इसके बारे में तमाम तरह की कवायद चल रही है। और मैं सुबह से कह रहा हूं कि देखिए अगर आप खाली चुनाव के आंकड़े देखें, तब ऐसा कुछ नहीं है इस चुनाव में जिसके कारण आम आदमी पार्टी को कोई बहुत बड़ा खतरा हो। 2 बार आप चुनाव जीते, बहुत बड़े वोट से जीते, 1 बार हार गए, कोई बात नहीं, चलता रहता है तो पार्टियों के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी पे इसका गहरा असर हो सकता है। एक, क्योंकि पूरी पार्टी केवल दिल्ली पर आधारित है। राज पंजाब में है लेकिन होता दिल्ली दरबार से। दूसरा, सब कुछ चुनाव केंद्रित है। ये बात आनंद जी ने भी पहले कही कि राजनीति में आंदोलन को छोड़ के केवल चुनाव इस वक्त हो रहा है, तो चुनाव केंद्रित है। और तीसरा, पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति पर केंद्रित है। अब इसका दोष केवल आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहिए, इस देश की 90% पार्टियों की यही स्थिति है कि एक व्यक्ति पे केंद्रित है। मगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल का खुद हारना, दिल्ली में सत्ता का जाना और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हमले होंगे। ऐसा तो नहीं है कि केवल चुनावी हार के बाद मामला रुक जाएगा। जैसा हमने दूसरे राज्यों में भी देखा है और खास तौर पे आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि कहीं न कहीं ये मोदी की आँख की किरकिरी थी। तो क्या उसे खत्म करने की कोशिश होगी? ईडी, सीबीआई तमाम तरह के खेल हमने देखे हैं और वो पार्टी जिसमें से एक आदर्शवादी कार्यकर्ता और नेता दोनों ही निकल चुके हैं, जो कि ऐसे संकट के समय पे खड़े रह सकते हैं। वहाँ आप इस पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? दिल्ली में और थोड़ा-सा पंजाब पर भी प्रकाश डालिएगा। नहीं, अभी आपका म्यूट है राजीव जी, म्यूट है शायद आपका। जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी। आम आदमी पार्टी जिस सीढ़ी से चढ़कर सत्ता तक आई और पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी ने जैसे जिक्र आप लोगों ने पहले किया, वो सत्ता में पहुंचते ही उस सीढ़ी को तो गिरा दिया था। वो सीढ़ी थी ईमानदारी की, आम आदमी की बात करने वाली, किसी सिद्धांत की राजनीति करने वाली, बेहतर राजनीति करने वाली, उसको तो गिरा दिया था। और फिर ये भी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी बहस से चलाई और बहुत ही विधिवत तरीके से चलाई, बहुत स्ट्रांगली उसके बारे में कहा गया कि भी बिना प्रेगमेटिज्म के नहीं हो सकता। ये तो समझ में आता था, परंतु ये कहा गया प्रेगमेटिज्म ही जीत दिलाता है। ये एक लंबी बहस चली थी 2015 के आसपास। अब मुझे लगता है कि अब जो वो नारा था, और एक अरविंद केजरीवाल ने एक और बात बार बार वो कहते थे कि भी हम एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सर्विसेज देंगे लोगों को कि देश भर से लोग हमारे पास चल के आएंगे कि हमें हमारी सरकार आपकी चाहिए, लोग मांग करेंगे। तो अब 2 बातें साबित हो गई। एक तो सिर्फ प्रेगमेटिज्म के सहारे राजनीति में आप लगातार जीत नहीं सकते, और दूसरा, जब तक आपका कोई नीति नहीं है, कोई विचार नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और सिर्फ फोटो कुछ लगा देंगे और उन फोटो के जो विचार हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतीक है वो फोटो जिस विचार के, उसके विपरीत काम करेंगे। ये सबका फैसला हुआ है कि वो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकते। अब अगर हम आगे की बात करें, तो एक तो आपने अगर देखा हो तो भी पंजाब के कांग्रेस लीडर्स ने कह दिया है कि अब पंजाब के अंदर क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, ऐसी बातें चल पड़ी। अब मुझे उसपे बहुत विश्वास नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। परंतु एक पंजाब में ये होगा कि जो दिल्ली सेंट्रिक, दिल्ली से जो पंजाब की राजनीति को और पंजाब की सरकार को चलाने का पूरा काम हो रहा था, उस पे सवाल उठेंगे, उस पे रोक लगेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि अब वो थोड़े ताकतवर होंगे, अपनी बात को कह सकेंगे। और पंजाब में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि पंजाब में ये नैरेटिव बहुत तेजी से नुकसानदायक होता है किसी भी पार्टी के लिए कि उसकी सरकार के कामकाज दिल्ली से तय होते हैं। अगर हरियाणा हो तो शायद ये इतना बड़ा आर्गुमेंट नहीं बनता, पंजाब में बनता है। तो अब भगवंत मान जब इसको सुनते हैं रहे हैं और अब तक नहीं कर पा रहे थे, शायद अब वो बोलेंगे। फिर पंजाब में एक और बात चलती है कि भगवंत मान के बहुत करीबी मित्र रहे हैं और हैं जो
राज्यसभा मेंबर है पंजाब से, पहले कांग्रेसी हुआ करते बिट्टू नामक व्यक्ति, तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर है। तो फिर अमित शाह का और पूरा बीजेपी का वो खेल किस तरह से आकार ले सकता है। परंतु भविष्य का जो आम आदमी पार्टी का आपने कहा, उसमें मुझे डामाडोल इसलिए इन कारणों से तो एक तरफ छोड़िए, बड़ा कारण ये लगता है कि जहां अवसरवाद को आपने इतनी जगह दे दी और अवसरवादी लोगों को आपने जगह दी, जो पैसा दे के आएंगे, पैसा देंगे और आपकी सरकार में, आपकी पार्टी में आ जाएंगे कि आपके पास कुछ वोट है तो जीत जाएंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया आपने चलाई, अब उसका गुब्बारा भी फूट सकता है। और जब लगेगा कि अब आपके हाथ में सत्ता नहीं है और सत्ता में उन्हें कोई रेवड़ी नहीं मिल रही है, पंजाब की बात करें तो एक तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखता है, माइनिंग से लेकर सब जगहों पे होता है, परंतु विधायक के खिलाफ अगर आप कार्रवाई, जिसको चुन लेते हैं तो आप कार्रवाई कर लेते हैं और बाकी विधायक जो मर्जी करें, परंतु एक तरफ भ्रष्टाचार कर ले विधायक, इसके अलावा कोई बात उसकी नहीं सुनी जाती। ये जो बीच का एक खेल है, इसमें मुझे लगता है कि विधायक और बाकी लोगों में भी एक पीड़ा जो है वो सामने आ सकती है। और क्योंकि अवसरवाद का मामला है और आपने किसी विचार और सिद्धांत की बात नहीं की, तो एक बड़ा खतरा दिखता है। और हरियाणा में पिछला जो चुनाव हुआ, बल्कि इससे पहले अगर जाए, जब हरियाणा में, पंजाब में सरकार आई थी, उसके बाद से देखें, पंजाब में सरकार आई तो बहुत एकदम हरियाणा में लगा कि बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। जैसे ही उन्हें लगा कि हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती तो एकदम बैठ गई आम आदमी पार्टी। तो आपके अवसरवादी चेहरों के माध्यम से जो आपकी ताकत मिलती है, वो जितनी तेजी से वो उभरती है उतनी जल्दी बैठ भी जाती है। एक ऐसा संभावना या एक ऐसा खतरा दिख रहा है पंजाब में भी और आम आदमी पार्टी के लिए कहीं भी। जी राजीव भाई, मैं दरअसल देख रहा था कि आगे क्या उम्मीद है अलग अलग राज्यों। आपने बताया हरियाणा का उदाहरण है ना, हरियाणा में एक जमाने में लगता था कि भाई एक तरफ दिल्ली एक तरफ पंजाब, तो हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही लगा, क्योंकि पार्टी संगठन पे आधारित नहीं है, पार्टी विचार पर आधारित नहीं है, पार्टी किसी संकल्प पे आधारित नहीं है, प्रैग्मेटिज्म है, राजनीति में जो लेन देन चलता है वो वाला मामला है। तो उस लेन देन में जैसे ही लोगों को लगा कि ना भाई कुछ बात नहीं बन रही, एकदम बैठ गई पार्टी और हरियाणा चुनाव में असफल हो गई। मुझे लगता है यही कहानी कहीं ना कहीं गुजरात और उत्तराखंड में होती है, जहां पे आम आदमी पार्टी को अच्छा वोट मिल गया था, पिछली बार वोट मिला था, सीटें ज्यादा नहीं आई थी। लेकिन जो खबर मुझे आ रही है, गुजरात और उत्तराखंड दोनों में ही आम आदमी पार्टी उसको रिपीट करना की स्थिति में नहीं है, दरअसल उससे नीचे आने की स्थिति है। तो ले दे के बच जाता है सिर्फ और सिर्फ पंजाब। और आम आदमी पार्टी की सरकार पर निर्भरता, पैसे के लिए, दम के लिए और अब तो बिल्कुल अपने बचाव के लिए सरकार पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि सब कुछ मामला पंजाब पे आएगा। और मैं कह रहा था अपने इंटरव्यूज वगैरह में कि देखो, पंजाबी इतने धीरज वाले लोग नहीं है कि चलो 5 साल दे दिया, चलो जी एक बार फिर दे दो। पंजाब की जनता जल्दी से कान पकड़ लेती है नेताओं का और कहती है आओ, काम नहीं किया जाओ, है ना। और अब तक जो खबर आ रही है पंजाब से, वो आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत फेवरेबल है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पे, राज्य की जो आर्थिक अवस्था है उसके बारे में और तमाम जो निर्णय लिए जा रहे हैं, तो अगर वहां मतलब कई लोग तो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि नहीं पार्टी टूट सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई वैसी स्थिति बनने वाली है चुनाव से पहले। लेकिन क्या बड़े खेल होंगे अगला चुनाव आने से पहले पंजाब में बीजेपी के द्वारा, जो कि अपने आप को किसी ना किसी तरह से सिख समाज में स्वीकार करवाने के फेर में है, बीजेपी की तरफ से खेल होने के। और चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी सफल नहीं होती है, दिल्ली और पंजाब दोनों से बाहर होती है, तो कैसे टिक पाएगी वो पार्टी? ये एक सवालिया निशान इस पे लगता है। और अगर वैसा होता है तो देश की राजनीति के लिए इसके सबक है। बातचीत समाप्त करने से पहले आपकी टिप्पणी लेना चाहता था राजीव भाई, और फिर इस पे बस कुछ टिप्पणी के इसका इंडिया गठबंधन और उस सब के लिए जो इस वक्त देश में बीजेपी का मुकाबला करने की राजनीति है, उसके लिए क्या सबक है? योगेंद्र जी, ये तो एक सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का उठना एक इस नैरेटिव पे आई थी, इस जो ये चर्चा चले कि बेहतरी के लिए, वैकल्पिक राजनीति के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी की बात सोचने वाली ऐसी पार्टी है, एक ऐसा नैरेटिव बना। अब नैरेटिव कितना सही था कितना गलत है एक तरफ छोड़ दें, पर नैरेटिव यही था।
मुझे लगता है कि किसी भी जगह कोई भी पार्टी जनरली अक्सर इसी तरह के नैरेटिव के सहारे आती है। अब आम आदमी पार्टी ने बाकी चीजों के साथ साथ वो नैरेटिव खो दिया है। अब आम आदमी पार्टी के पास वो नैरेटिव नहीं है, और जब आम आदमी पार्टी के पास वो नैरेटिव नहीं है तो आम आदमी पार्टी की झोली में वोट नहीं है। और आम आदमी पार्टी पिछले समय में एक तरह से नैरेटिव और फिर कुछ ऐसे लोगों को लेकर जिनके पास वोट है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, इस तरह चुनाव जीतते रही। अब नैरेटिव है नहीं। और पंजाब की जब आप बात करें तो अभी पंजाब में पिछले समय में चुनाव हुआ था म्यूनिसिपल कमेटीज का, काउंसिल्स का। अगर उसके नतीजे देखें, तो एक सच सामने आता है कि आम आदमी पार्टी वहां किस तरह से बाहर हो रही है। अमृतसर, बठिंडा, आपका फगवाड़ा, जो कितनी जगह देखिए आप गिनिए, सब जगह किस तरह की हालत हुई। और दूसरी एक और बात सामने आती है कि जहां आप हार गए, बुरी तरह से हार गए, आपके लोग नहीं जीते, इतनी माइनॉरिटी में थे, पर आपने जब चेयरमैन बनाया तो आपने सब धक्का करके अपना चेयरमैन बनाया। ये पंजाब में हर कोई जानता है। दूसरी बात आप देखिए, पंचायत का चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव में किस तरह की धांधली नहीं की गई। विधायकों ने चुनकर, जो विधायक को पैसे, ऐसे आरोप भी हैं कि विधायक को जिन्होंने पैसे दिया, विधायक ने सुनिश्चित करवाया कि वो जीत जाए। और जीत कैसे जाए? किसी दूसरे विरोध वाले का आपने नॉमिनेशन खारिज करवा दिया, किसी का कुछ करवा दिया। ये सब करके भी जीत सुनिश्चित करवाने का काम किया। और जीतने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी जिसको विधायक ने नहीं चाहा, जिसको आम आदमी पार्टी के लोगों ने नहीं चाहा, उसका ओथ होने में देरी हुई। इस तरह के अनेकों आरोप हैं। तो म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत के चुनाव दोनों में लोगों का रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी के हक में नहीं जाता। और दूसरा, एक बार नतीजे आने के बाद उसको बेहयाई से अपने हक में मोड़ने के लिए सारे नैतिकताओं को, सारे राजनीतिक मर्यादाओं को ध्वस्त कर देना और अब सत्ता में बैठना, ये भी उन्होंने अर्जित किया है इस दौर में। और जब ये पहचान और ये रेपुटेशन उन्होंने अर्जित की है, तो कोई कारण नहीं है कि पार्टी की झोली में कोई वोट रहेगा। और झोले में वोट ना होने के चलते अब आम आदमी पार्टी लगातार जो कोशिश करते रही पंजाब और दिल्ली में कि आप अंबेडकर साहब का फोटो लगाएंगे, भगत सिंह जी का फोटो लगाएंगे, आपका विचार और आपका व्यवहार तो बिल्कुल उसके उल्ट होगा, तो फिर आप कहाँ टिकेंगे। और यही बात जो आपने शुरू में जिक्र किया था दिल्ली के अंदर रोहिंग्या के सवाल पे और दूसरे सवालों पे जो पोजीशन लिया, और उस पोजीशन, मुझे एक सवाल मेरे मन में बार बार सुबह से मैं रिजल्ट देख रहा था तो आ रहा है कि अंततः मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को गया, जिसका खतरा था कांग्रेस को जाएगा तो फिर आम आदमी पार्टी की हालत और खराब होगी। तो वो तो बच गई, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को उतना वोट नहीं गया है। परंतु क्या मुस्लिम वोट जा रहा है इसलिए कोई वोट का पोलराइजेशन भी हुआ? क्योंकि आप किसी तरह के वोट के या किसी पोजीशन पे आप नहीं थे, आप सिर्फ अवसरवाद थे और आप अवसर ढूंढ रहे थे। तो आपको दोनों तरह के, मुस्लिम वोट ने मजबूरी में आपको वोट दे दिया, आप उसके किसी तरह से उसके लिए काबिल नहीं थे कि वो वोट देता, परंतु उन्होंने दिया क्योंकि उनकी अपनी एक पूरी राजनीतिक परिस्थिति में एक हालत है। परंतु दूसरा वोट क्या आपके खिलाफ पोलराइज हुआ और क्या उसने आपके अवसरवाद को पहचाना? ये एक मुझे लगता है। और अभी जो पूरे देश में एक शून्य है वो पंजाब में भी उभर सकता है अगर कांग्रेस पार्टी अभी से पंजाब के लेकर भी काम करेगी 2027 के लिए, 27 के लिए, तो एक कांग्रेस के लिए संभावना बनती है। वरना पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक सेक्शन, कल को अकाली दल उसके साथ मिल जाए, ये अनेकों खेल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोशिश कर रही है, रास्ता ढूंढ रही है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को पंजाब में वो भूमिका देखनी चाहिए। और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के तौर पे देखें। ये एक मजबूरी की स्थिति है, क्योंकि वोट का गणित है, जिसमें एक वोट है तो जीत और हार की बात होगी। परंतु एक खराब बात हो सकती है। और आपके मैंने कुछ वाक्य सुने जिसमें आपने कहा कि जिन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी हार गई तो इस पे अगर तसल्ली है तो ये तो एक बहुत ही खराब बात है। परंतु एक बात तो आनंद जी ने भी लिखी, आज ट्वीट किया कि आखिर आम आदमी पार्टी के हारने पे दुख क्यों हो, कैसे दुख हो। एक सवाल उसका है। और दूसरा, पंजाब में जिन लोगों ने जो देखा, जो भुगत रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप क्या विश्वास कर सकते हैं योगेंद्र जी? बाबा साहब अंबेडकर की फोटो पे चढ़कर किसी ने उसको खंडित कर दिया, इसकी आलोचना होनी चाहिए, उस पर केस होना चाहिए, ये सब ठीक है, परंतु उस पर सेडिशन का चार्ज लगा देगी सरकार। अब दिल्ली में आपकी पुलिस भेजकर किसी को पकड़ कर ले आएंगे, किसी ने टिप्पणी कर दी मुख्यमंत्री पे, पंजाब के नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल थे उन पर टिप्पणी होगी तो होगी। तो पंजाब में हालत ये है। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति उस तरह से बहुत खराब है।
शुक्रिया राजीव भाई। ने बात आप ठीक कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं वो ये कि पिछले कई महीनों से लोकसभा चुनाव के बाद से जो हम विपक्ष में देख रहे हैं, पहले संसदीय सत्र में विपक्ष एक दिखाई दिया, इंडिया गठबंधन नामक चीज दिखाई दी। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ये जो एक बिखराव नजर आ रहा है, और उस बिखराव का एक प्रतीक ये होता है कि कांग्रेस हरियाणा में हार गई तो फला पार्टी खुश है, आम आदमी आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई तो अब दूसरे लोग खुश हैं। ये जो प्रवृत्ति है उसकी तरफ मैंने इशारा किया था और कहा था ये जो वाइकेरियस प्लेजर, कि चलो मैं तो हार गया लेकिन दूसरा मेरे से भी ज्यादा बुरी तरह से हार गया, ये जो वाइकेरियस प्लेजर है ये हमें एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति की तरफ नहीं लेके जाएगा। और इस वक्त दल से अपने व्यक्तिगत अनुभव से ज्यादा देश को एक कुल जो बड़ी चुनौती है उसको सामने रख के देखें। लोकसभा चुनाव में जितनी बड़ा झटका बीजेपी को लगा और उससे ऑपोजिशन को जो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला, लगभग देश में ऐसा माहौल बना मानो ऑपोजिशन चुनाव जीत गया लोकसभा का। वो जो परसेप्शन बना, वो जो लोगों की सोच बनी, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में धीरे-धीरे उसे मिटा दिया गया है। कम से कम अ, बीजेपी, क्योंकि उसके पास पूरा मीडिया है। पूरे मीडिया का योगेंद्र जी, सहारा लेके वो एक बनाने में कामयाब हुए हैं कि नहीं-नहीं वो तो पुरानी बातें हो गई, अब तो मामला बराबर हो गया है। पर उसका योगेंद्र मुकाबला जी ये देखिए, पर एक बात देखिए, पूरे विपक्ष ने जो अभी जो स्थिति हो गई है, ऑलमोस्ट विपक्ष की चुप्पी रहती है उन सवालों पे, जैसे कहीं पर मस्जिद पे हमले हो गए, मस्जिद का सर्वे हो रहा है, मुसलमान पे हमला हो गया, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। तो उसपे एक चुप्पी इसलिए है कि वोट कट जाएगा। ये जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन ना लेने का सवाल है, इसमें मुझे लगता है कि वो ताकतें, वो लोग जो इस तरह की पोजीशन लेना चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े लोग हैं, उन वो चुनाव में एक्टिव नहीं हो पाते। उनके चुनाव में भागीदारी ही उतनी नहीं होती, उतना एक्टिव ही नहीं होते, और जब वो एक्टिव नहीं होते तो बड़ा स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है। तो जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत तेजी से रोहिंग्या के सवाल पे जो बात किया, दिल्ली के जो दंगे हुए, राइट्स हुए, उसमें जो पोजीशन थी, उस पे आप उस तरह की जनता को, उस तरह के लोगों को तो उत्साह ही नहीं देते। तो फिर आपका एक सीधा वैचारिक राजनीति जो होनी है वो उस पे दो चार कैसे होगा? अगर ये पार्टियां बीच में रहेंगी तो फिर जी। वो स्पष्टता नहीं होगी, और स्पष्टता नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। यही चुनौती है देश में इस वक्त विपक्ष के पास, कि ऐसी एकता जो कि सिद्धांत पर आधारित हो, जो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो। केवल जो चुनाव से 3 हफ्ते पहले किया गया सीट एडजस्टमेंट ना हो, जहां विपक्ष बता सके, पूरे देश को बता सके हम इन सिद्धांतों के साथ हैं। संविधान का नाम तो लेते हैं लेकिन संविधान की कोई 4 बात तो बतानी होंगी ना कि इसके साथ हैं, और उससे कुछ प्रोग्राम निकालने होंगे कि ये चीजें हम करेंगे। वो जब तक नहीं होता, तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इतना बड़ा नतीजा आया, उससे भी बड़ा आ सकता था, उसका जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो आज इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो धक्का हुआ, ये केवल धक्का आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, एक व्यापक स्तर पे है। और ये जो सही। छोटा पड़ोसी को कोहनी मारने वाला जो सुख है, वो छोड़ के अगर हम उस बड़े खतरे की तरफ देखें, बड़ी चुनौती की तरफ देखें और विपक्ष आगे की रास्ता देख सके, वो देश के लिए भी जरूरी है, लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, हमारे गणतंत्र को बचाने के लिए भी जरूरी है। तो दिल्ली के बहाने हमने पूरे देश की चुनौती, दिल्ली के परिणाम और पूरे देश के सबक, उस पर चर्चा की। जुड़ने के लिए राजीव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शुक्रिया। तमाम दर्शक जो इस बातचीत से जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।